ऑल राइट सर जी, जगह हो गया इंट्रोडक्शन, इसके ऊपर आ जाओ। अच्छा जी, आ, मेरे ख्याल से ज्वाइन हो गए हूँ। स्टार्ट। अच्छा जी, जो ब्रांचेस हैं एआई की, आ, जो मेजर ब्रांचेस कह लें आप, वो आपको एक इसमें अभी डिपिक्शन में नजर आ रही हैं। अ, लेकिन ये ब्रांचेस खुद इटसेल्फ, ये ब्रांचेस इतनी एक्सपेंड हो चुकी हैं कि इनके ऊपर खुद कंप्लीट पीएचडीज हो सकते हैं, पीएचडी नहीं पीएचडीज हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो चुका है एआई का। तो इस वजह से ही मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात कही थी, तो दोबारा रिपीट करूंगा कि हम लोग इस कोर्स के अंदर कोशिश करेंगे कि हम ओवरव्यू पूरा ले लें इन सब चीज़ों का। ना कि हमारी ये कोशिश हो कि एक ही स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके हम लोग उसके अंदर मतलब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ हम ओवरव्यू ले लें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ऑटोमेटेड रीजनिंग, मशीन लर्निंग, रिसीविंग एंड एक्टिंग, ऑपरेशनल रिसर्च, ये बेसिकली मेजर एरियाज हैं जो कि एआई या ब्रांचेज हैं जो एआई कवर करता है। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च से स्टार्ट करता हूँ। ऑपरेशन रिसर्च बेसिकली इज मोर टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडल्स या ग्राफिकल मैथमेटिकल मॉडल्स हम लोग इस ब्रांच के अंदर स्पेसिफिकली डिजाइन कर रहे होते हैं। इसका एक डेडिकेटेड कोर्स भी होता है, फास्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। और मैंने जब बैचलर्स किया था तो मैंने भी पढ़ा था। ठीक है, वैसे मेरा फास्ट से बैचलर्स नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था ये कोर्स, ये बैचलर्स के अंदर ऑपरेशन रिसर्च के नाम से। खैर, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट थिंग है। अच्छा, ऑपरेशन रिसर्च के अंदर जो हम एरिया जिसको हम टच करेंगे वो लीनियर प्रोग्रामिंग होगा। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का हम एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, उसको समझेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर सर्चिंग है, जो कि हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश होगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी एक दो चार हफ्ते के बाद आप सर्चिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर्चिंग के अंदर कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम भी होता है। कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम वैसे मैं ऑपरेशन रिसर्च के साथ मैप करके ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है मैं उसके साथ मैप करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशंस दी जाएं या स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस दी जाएं तो उसके अंदर आपका सिस्टम कैसे काम करेगा एआई। और सर्चिंग ये है कि अगर आपको कोई भी सिस्टम दे दिया जाए, किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट है, तो आपको उस एनवायरनमेंट के अंदर से प्रॉब्लम को सर्च करना है कि कैसे इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ, मेरा एआई सिस्टम कैसे इसको सॉल्व करे। तो दैट इज द पार्ट ऑफ सर्चिंग, जिसमें हम डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और डिफरेंट एल्गोरिथम्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो ब्रांच है वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर फजी लॉजिक और ऑटोमेटेड रीजनिंग है। ठीक है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर ऑन्टोलॉजीज भी आ जाती है, सिमेंटिक वेब भी आ जाती है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस टच करेंगे, लेकिन ज्यादा डिस्कस शायद ना कर सकें। नॉलेज मैप होता है, नॉलेज ग्राफ होता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और वो है। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में आप ग्राफ थ्योरी भी कह सकते हो, ग्राफ थ्योरी इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं, तो ग्राफ थ्योरी भी है, वो उसको भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह टच करने की। एक टूल है, उसका भी इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, ग्राफ डेटाबेस है, तो उसके ऊपर भी काम एक आपको हैंड्स ऑन एक ट्यूटोरियल करके दिखा देंगे, तो आप थोड़ा सा एक नई चीज भी सीख लेंगे और फ्यूचर में काम करना चाहें तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। देन अनदर ब्रांच जो जिसका बूम है और मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के अंदर यहाँ पे तीन अप्रोचेस लिखी हुई हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रिइंफोर्समेंट। सेमी सुपरवाइज एक और होती है, वो जब हम इस ब्रांच को सही से एक्सप्लोर करेंगे तो हम लोग करेंगे। मशीन लर्निंग का बस इतना समझ लें आप के बारे में कि मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग मशीन्स को जो जो काम हम ह्यूमंस कर सकते हैं, ठीक है, तो हम वो काम मशीन्स को करना सिखाते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट अप्रोचेस। ठीक है, इन डेप्थ हम जब मशीन लर्निंग के कोर्स के एंड में आएंगे तो इसको हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिसीविंग एंड एक्टिंग यानी इन्वायरमेंट से रिसीव करना और उसके लिहाज से एक्ट करना, उसमें रोबोटिक्स आ जाती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, एंड कंप्यूटर विजन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस हैं इंशाल्लाह, और इसमें ग्राफ थ्योरी भी ऐड कर लें
कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इन सारी ब्रांचेस को हम लोग कुछ ना किसी हद तक टच करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो हमारी आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन है, वो इन सारी चीजों को इंशाल्लाह कवर अप करेगी। अच्छा, कोर्स आउटलाइन जो हमारी है, जो मैंने शेयर भी करी है, उसमें कुछ टॉपिक्स हो सकता है मैं उनको कवर नहीं करूं और उन टॉपिक्स की जगह मैं एडवांस टॉपिक्स पढ़ाऊं। जैसे कि मशीन लर्निंग के उसमें एक दो लेक्चर्स हैं, लेकिन मैं मशीन लर्निंग के ऊपर लेक्चर देते हुए एल्गोरिथम्स ज्यादा पढ़ाता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी चार पांच एल्गोरिथम पढ़ा दिए थे। तो इस दफा भी इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि मैं चार पांच एल्गोरिथम्स एटलीस्ट आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। जो आउटलाइन है उसके अंदर दो एल्गोरिथम्स का ही जिक्र है, तो उन दो एल्गोरिथम्स को हम इंशाल्लाह एक क्लास के अंदर ही कवर करके नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग दूसरी चीज पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीजें इंशाल्लाह इस तरीके से साथ साथ चलती रहेंगी हमारी। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई चीज क्लियर नहीं हो, अनसर्टेनिटी हो कोई? क्लियर है? चलिए जी। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अगेन ये मशीन लर्निंग की एग्जांपल है, कह लें कि उसने बेसिकली जो गो का गेम होता है, बेसिकली गो का गेम के बारे में ये मशहूर है कि बहुत पुराना एक एंशियंट गेम है। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है। ठीक है, यानी आपकी जो मूव्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है। तो अल्फा गो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, डीप माइंड टीम है गूगल की, जिसने बेसिकली इसको काम किया था। तो उसने बेसिकली इसको फिर काम मतलब करके फिर आहिस्ता 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 ये अल्फा गो एडवांस हुआ। ठीक है, इसने वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर जो था उसमें गो में उसको बीट किया, सेकंड बेस्ट प्लेयर को बीट किया, और नॉर्मल ह्यूमन जितने भी उनको भी ये बीट कर सकता है। ठीक है, उसको इतना मतलब रूल्स बेहतर उसने सीख लिए कि उसको वो बीट कर सकता है। लेकिन अगेन जो ये मॉडल है, ये गो के लिए अच्छा है या गो गेम खेलने के लिए अच्छा है। अगर इसी को फुटबॉल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है फुटबॉल के ऊपर ये गेम फेल हो जाए, जो इसका मॉडल है वो फेल हो जाए, एल्गोरिथम जो लिखा हुआ है वो फेल हो जाए। ठीक है, तो ये वो जो बात स्टार्टिंग में मैंने कही थी वो अपनी जगह स्टैंड करती है। ठीक है। अच्छा जी, इस चीज को भी हम लोग काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल पर्पस एआई जिस तरीके से हमारे ह्यूमन ब्रेन्स हैं, ठीक है, अल्लाह पाक ने इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज रखी हैं जो कि एआई के अंदर अभी तक अचीवेबल नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अचीव करें। एआई जो अभी तक कर चुकी है वो सुपर या स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक एआई या आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। प्लेइंग चेस है, प्लेइंग पोकर है, लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग है, ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन है, वॉइस रिकग्निशन है, वेब सर्चिंग है, डेटा माइनिंग है, मेडिकल डायग्नोसिस है, ऑटो पायलटिंग है, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, एंड सो ऑन। जो डेफिनेशंस हैं एआई की, अ, हमने एक डिस्कस करी थी बुक के अंदर, इसी डेफिनेशन को चार अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो वो जो चार पर्सपेक्टिव्स हैं वो बेसिकली ये है कि एआई सिस्टम, कि एआई कैसा सिस्टम होता है। ठीक है, तो एआई हर ऐसा सिस्टम जो कि ह्यूमंस के लाइक थिंक कर सके, जो ह्यूमंस के लाइक एक्ट कर सके और ह्यूमंस के साथ की तरह बिहेव कर सके, ऐसे सिस्टम को हम एआई सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जो रेशनैलिटी लिखा हुआ है बेसिकली, तो रेशनैलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन हमारी जो हम है, इंसान है, वो जो भी काम करते हैं, ठीक है, उसको सोच समझ के, और उनको पता होता है कि अब मैं ये स्टेप ले रहा हूँ तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर हमारा सिस्टम ऐसे काम करने लग जाए, ठीक है, तो दैट सिस्टम इज बेसिकली एक्टिंग लाइक ह्यूमंस और एक्टिंग रेशनली। इस वजह से ऐसे सिस्टम को रेशनल सिस्टम्स भी कहा जाता है। जब हम एजेंट के लेक्चर के अंदर इस चीज को और इंशाल्लाह एक्सप्लोर भी करेंगे, तो यहाँ पे तो हर चीज का एक्चुअली इंट्रोडक्शन है, कह लें तो ये इंट्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन लेवल के ऊपर ये बात है। ठीक है, चले जी, एक केस स्टडी है छोटी सी, उसको करने की कोशिश करते हैं,
और उसका मैं आपसे आंसर पूछता हूँ कि आप इसको क्या कहेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक रूम है, ठीक है, उस रूम में एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और एक रिसर्च थी जो कि 1980s में की गई थी, ठीक है, और उस बंदे को चाइनीज नहीं आती, ठीक है, वो चाइनीज ट्रांसलेशन रूम में बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पर उसके पास एक टेक्स्ट आता है, कोई बंदा आता है, वो टेक्स्ट पूछता है कि भाई मुझे इसकी ट्रांसलेशन बताओ, तो वो क्या करता है, उसके पास एक रूल बुक है, उस रूल बुक को खोलता है, और उसमें इंग्लिश टू चाइनीज ट्रांसलेशन लिखी हुई है या चाइनीज टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी हुई है। तो वह इंग्लिश के वर्ड्स निकालता है और उनको या उन सिंबल्स को निकालता है, या जो वर्ड्स हैं चाइनीज के उनको निकालता है, और उससे उसकी इंग्लिश या इंग्लिश से उसकी चाइनीज ट्रांसलेट करके आउटपुट में उस रूम से बाहर जो भी बंदा उससे पूछ रहा है तो उसको दे देता है आंसर। अब थोड़ी देर के लिए सिस्टम, जो ए ह्यूमन बैठा हुआ है, इसको एक कंप्यूटर समझ लें, ठीक है, एज्यूमिंग दैट कि ये जो बंदा बैठा हुआ है इसकी जगह हम कंप्यूटर बिठा देते हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर को हम लोग इनपुट दे रहे हैं, जैसे गूगल के अंदर मैं अरेबिक के अंदर टेक्स्ट लिख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ वो ट्रांसलेट होकर मुझे इंग्लिश में पता चल जाए, या इंग्लिश के अंदर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ या उर्दू के अंदर टेक्स्ट लिख रहा हूँ और वो टेक्स्ट अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस टाइप के सिनेरियो को देखें, ठीक है, तो क्या ये जो रूम है, जो चाइनीज रूम है, आर्ग्यूमेंट जिसको कहा जा रहा है, तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है या नहीं है, या इंटेलिजेंट है या नहीं, आर्टिफिशियल तो चले छोड़ें, इंटेलिजेंट है या नहीं है। इन पॉइंट्स को पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अपना अपना माइंड लगाएं और उसके लिहाज से जवाब। सर इंटेलिजेंट है मेरे हिसाब से। इंटेलिजेंट है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, साथ अपना एक रीजन भी, जस्टिफिकेशन भी दे दें तो बेहतर होगा। और सारे स्टूडेंट्स सर पार्टिसिपेट करें, कुछ स्टूडेंट्स हैं वही खाली पार्टिसिपेट करें, मैं नोटिस कर रहा हूँ। सर इंटेलिजेंट वो इसलिए है क्योंकि हमने एक सेट ऑफ रूल्स उसको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उसी रूल्स को देखते हुए वो सारी ट्रांसलेशन कर रहा है खुद ही। हमको बता नहीं पता कि इस लाइन पर जाके ये चीज़ उठा के लेकर आए, उसको हमने सिर्फ रूल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, वो उस रूल्स को फॉलो करते हुए हमको आउटपुट जनरेट कर रहा है। इंटेलिजेंस हुई। यह सर मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस हुई है। और सर मेरे ख्याल से इंटेलिजेंट नहीं है सर। रीज़न ये है कि वो एआई डेवलप करने के लिए हमें उसे कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ डेटा फीड करना पड़ता है, उस डेटा पे मैनिपुलेशन होती है और फिर कोई आउटकम आता है, और वो सिस्टम खुद ब खुद दूसरी बार सेम चीज़ उसे नहीं करना पड़ेगी, वो सीख जाएगा। बट इस केस में ये सारा काम मैनुअली हो रहा है। एक ह्यूमन जो कि डेटा ले रहा है, एक सिस्टम को इनपुट दे रहा है, और फिर आउटपुट जो है वो आगे पास कर रहा है आगे। तो ये तो एआई स्ट्रक्चर जरूर है, बल्कि एआई स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, क्योंकि वो ह्यूमन जो है ये चीज सीख नहीं पा रहा है, वो तो बस कॉपी पेस्ट कर रहा है। और नहीं सर, ये एआई तो है, क्योंकि जब उसने एक बार ट्रांसलेट किया तो उसके बाद वो जो उसने ट्रांसलेट किए वर्ड, तो वो तो उसके पास आ गया ना, उसने नए सीख लिए। अब वो दोबारा उसको बार बार रोल के उसमें जाएगा, लेकिन तरह से नहीं देखेगा जैसे पहली बार देखा। Intelligence तो है। सर मेरे हिसाब से तो ये एक सर्चिंग एल्गोरिथम है, और उसको कोई चीज़ दी जा रही है, वो उसके अकॉर्डिंगली सर्च करके उसकी जो वैल्यू है वो आउटपुट दे रहा है। सही। और स्टूडेंट्स भी बताते हैं। अच्छा जी, सर मेरे हिसाब ये से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बोले बोले इसको जो बोले। डाटा मिल रहा है, इसको जो डाटा मिल रहा है, जो ये डाटा रिसीव कर रहा है, ये उसकी एक्सट्रैक्शन के बिहाफ पे दूसरे डाटा से उसको कंपेयर कर रहा है, कंपेयर करके फिर उसको आउटपुट जनरेट करके फिर फॉरवर्ड कर रहा है। तो सर इन टर्म ऑफ दिस इट इज एक्चुअली
using a kind of AI because he's extracting things. He is actually manipulating things and making a proper output actually. That is why I think it is using AI. लेकिन ना इसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी एक तरह से, क्योंकि जब उसको चाइनीज़ के वर्ड्स ही नहीं पता तो वो क्या करेगा, वो जो है वो पूरी बुक सर्च करेगा कि जहाँ पे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड मैच हो रहा होगा तो फिर वो उसकी ट्रांसलेशन बता सकता है। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी एक तरह से बहुत ज़्यादा है। चले, अब मैं इसके लिहाज से जो कहता हूँ, जो मुझे लगता है, मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। एट टॉप एंड, या अगर इसको हम कह लें, इस चीज को एब्स्ट्रैक्ट रखें कि अंदर बंदा बैठा हुआ है, तो ये रूम इंटेलिजेंट है, ठीक है। रूम इंटेलिजेंट कैसे है कि आप एक इनपुट दे रहे हैं और आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अंदर क्या हो रहा है वो आपके लिए ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि अंदर बैठा हुआ ये जो काम हो रहा है, जो मुझे आउटपुट मिल रहा है कि ये बंदा कर रहा है, तो आप कहेंगे कि जो सिस्टम है ये इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। तो समहाउ इन सर्टेन केसेस ये सिस्टम इंटेलिजेंट है या एआई बेस्ड है, कह सकते हैं। एआई बेस्ड तो नहीं कहेंगे, इंटेलिजेंट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एआई में आर्टिफिशियल नेस भी होती है, इंटेलिजेंट है। और इन सर्टेन केसेस ये इंटेलिजेंट नहीं होगा। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल एक क्लास स्टूडेंट ने कही भी कि अगर इसको कोई वर्ड नहीं मिल रहा तो, या इसको इंग्लिश खुद नहीं आती, तो ये पूरा उसको सर्च करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आउटपुट के लिहाज से अगेन एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पे देखें तो आपको आपका काम हो रहा है और खुद ब खुद हो रहा है, तो यही इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस कोई और चीज थोड़ी होती है। पीछे लॉजिक्स, पीछे रूल्स लिखे होते हैं, नॉलेज बेस होता है, उसकी बेस के ऊपर ही चीजें एक्सट्रैक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे इस पे जस्टिफाइबल है। अगेन आप, ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। इस तरीके के सिनेरियो का कराने का जो बेसिकली टारगेट होता है वो ये होता है, या मैं इसको दोनों साइड जस्टिफाई इसलिए करी क्योंकि हर एक बंदा अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। लेकिन आप जो जस्टिफिकेशन जो दोगे उसकी बेस के ऊपर आपका आंसर जो होगा वो इवेल्युएट होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस चीज को एग्जाम तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर पूछता, ठीक है, इस टाइप का सिनेरियो आपको एग्जाम में देता, तो इसका आंसर यस और नो दोनों में हो सकता था। तो मैं इवेल्युएशन जो करता हूँ या मैं करूंगा, तो मैं देखूंगा कि आपने जो काम किया है बेसिकली उसके जस्टिफिकेशन आपने क्या दी है, कि आप खुद उसके बारे में कितना क्लियर है, उसकी बेस के ऊपर पर वो चीज होती है, ठीक है। और सेम प्रोसीजर यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है आप लोगों को करने के लिए। तो इस रूम की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन आउटसाइड द रूम अगर आप देखें तो ये रूम इंटेलिजेंट है, ठीक है। या कंप्यूटर की अपनी इंटेलिजेंस कोई नहीं है, लेकिन अगर हम आउटसाइड दैट प्रोग्राम देखें या बिहेवियर देखें तो वो इंटेलिजेंट है। तो इसके दोनों आंसर्स हैं, यस में भी है और नो में भी है, ठीक है। इससे सब एग्री करते हैं कि कोई इख्तिलाफ तो नहीं करता। नहीं ये सर, मैंने सारी बात सही है। कही, इससे किसी का कोई अगर कोई कंसर्न है, वो सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो बोल सकता है। क्लियर है? सर क्लियर है सर। अच्छा जी, तो इस तरीके से ये हमने टेस्टिंग अप्रोच देखी एक सिस्टम को चेक करने के लिए कि ये सिस्टम इंटेलिजेंट है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से और टेस्टिंग अप्रोचेस भी हो सकती है सिस्टम को चेक करने के लिए, दैट इज ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट किसको बोलते हैं? कि अगर आपकी मशीन्स ह्यूमंस की तरह एक्ट करने लग जाए, और जो थर्ड एंड के ऊपर अगर ह्यूमन बैठा हुआ है और वो उसको अगर गेट ना कर सके, तो बेसिकली आपका जो सिस्टम है वो इंटेलिजेंट सिस्टम कहलाएगा। ट्यूरिंग टेस्ट वो पास कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसका बैकग्राउंड कंप्यूटेशन का नहीं है, उसका बैकग्राउंड है बिजनेस साइड की तरफ से या सेल्स की तरफ से। अब वो एक वेबसाइट के ऊपर आता है, ठीक है, और वेबसाइट को यूज करना शुरू करता है, और चैटबॉट उससे आता है और चैटबॉट से वो बात करना शुरू करता है, क्वेश्चन शुरू करता है, तो चैटबॉट उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है और उसको सही जवाब दे रहा होता है, तो
जो बंदा जो नॉन टेक पर्सन है वो ये समझ रहा होता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये कोई पीछे ह्यूमन बैठा हुआ है, वो मुझे इस बात के इन बातों के जवाब दे रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक गूगल ने जो गूगल असिस्टेंट है उसकी जो जब वीडियो उन्होंने लॉन्च करी थी जिसमें वो अपॉइंटमेंट फिक्स करके दिखा रहा था, तो उसमें इस चीज की एप्लीकेशन हमें नजर आती है। इस तरीके से वो जब बोलता है कि मुझे मेरा अपॉइंटमेंट बुक करा दो, जो एक्चुअल यूजर होता है 10 बजे का मेरे सैलून पे, वो कॉल करता है कि मैं और मेल की वॉइस में बात करता है कि मैं अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहता हूँ। ठीक है, और ये टाइम है, तो उसमें वो साथ साथ जिस तरह हम लोग सोचते हुए बात करते हैं, यार कोई बात बोलते बोलते रुकते हैं, फिर बात करते हैं, तो ये चीज भी उसमें उन्होंने डाली थी। अ, तो इसी इसके ऊपर ये क्लेम भी हुआ था कि ये तो फिर सबको फूल करना शुरू कर देगा। तो अब पहले उन्होंने फिर उसके बाद ये किया कि अब पहले गूगल असिस्टेंट बताएगा कि मैं गूगल असिस्टेंट बात कर रहा हूँ, उसके बाद वो सारा वही काम कर रहा होगा, ताकि जो दूसरा बंदा बात कर रहा हो तो वो उसको पता चले। तो सिमिलरली चैट सिस्टम्स के अंदर, इस टाइप के सिस्टम्स के अंदर ये चीज होती है कि अगर एक आपको नहीं पता तो आपको लगता है कि आप सेकंड हैंड के ऊपर आपके ह्यूमन ही बैठा हुआ है। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर रहे हैं। लेकिन अगेन सेकंड कंट्रास्ट के ऊपर आता हूँ, अगर जिस तरह हम लोग टेक्नोलॉजी पर्सन है, हमें पता चल गया, हमने एआई पढ़ा, हमें पता चल गया कि जो चैट सिस्टम्स हैं वो बेसिकली ऑटोमेटेड होते हैं, उनके अंदर रिस्पॉन्सेज फीड हुए हुए होते हैं, और वो जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। और मैं जैसे ही उससे आउट ऑफ डोमेन क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा वो बोलेगा सॉरी आई डोंट नो। जबकि ह्यूमन से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका वो कुछ ना कुछ जवाब उसका मुझे देगा। ठीक है, बेशक वो अनसेटिस्फैक्ट्री हो लेकिन कुछ ना कुछ जवाब देगा। ठीक है, तो अगेन अभी आप लोगों से क्वेश्चन है, ये दोनों बातें मैंने आपके सामने रख दी, जो दोनों पॉइंट्स आपके सामने मैंने प्रपोज कर दिए। क्या ट्यूरिंग टेस्ट इनफ पावरफुल है किसी चीज को टेस्ट करने के लिए कि क्या वो इंटेलिजेंट है या नहीं? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मेरा क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, इज ट्यूरिंग टेस्ट इनफ टू चेक आइदर सिस्टम इज इंटेलिजेंट और नॉट? इफ यस तो क्यों, नो तो क्यों? ये आप लोगों से पूछा है, जवाब तो दे दें। आवाज आ रही है मेरी? सर मेरे हिसाब से सर ये है कि सर मशीन को हम एक्चुअल इमोशंस तो नहीं दे सकते, जैसे अभी आपने बात की थी कि हम ये जो सोच के हम बात करते हैं, अगर ऐसी मशीन भी बात कर रही है तो हमने उसको वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, वो एक्चुअल इमोशंस तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो ड्यूरिंग टेस्ट तो मेरे हिसाब से नहीं है ना, ये एक्चुअल इमोशंस तो नहीं है मशीन के पास। जो वर्ड्स हमने प्रोवाइड किए हैं या जो चीज़ें या रूल्स जो हमने प्रोवाइड किए हैं वो उसी में से ही बात कर रहा है। तो ठीक है, ये वाली बात चलिए मान लेते हैं, लेकिन वो अपनी डोमेन में तो एक्सपर्ट है वैसे। सर डोमेन में एक्सपर्ट है, लेकिन वही वाली बात है ना सर। अब मैं फॉर एग्जांपल एक नया बच्चा पैदा होता है, उसको जो मैं अल्फाज सिखाऊंगा सर वो वही सीखेगा ना सर। बिल्कुल, उसके अलावा तो वो और कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा ही है। ऐसे ही मैं मशीन को भी सर जो सिखाऊंगा सर मशीन भी वही बात करेगी, वो अपनी तरफ से कुछ बोलेगी नहीं। क्या उसके अंदर सर कोई इमोशंस है कि वो इमोशन बेस्ड डिसीजंस ले पाए? ये बंदा काफी लंबा लिखा है, वो पढ़ लूँ मैं 1 मिनट, बाकी ये बोल सकते हैं। सर ये चीज मतलब जैसे अभी आपने वो मिसाल दी थी गूगल की, वो कॉल वाली, वो देखा था मैंने वो वीडियो। लेकिन सर उसके अंदर वो बहुत मतलब ज्यादा रैंडम सवाल, जैसा आपने अभी खुद कहा कि उसके अंदर वो सोचने वाली एक्टिंग करके आवाज निकालना, इस तरह की चीजें तो वो निकाल रहा है। ट्यूरिंग टेस्ट तो एक जगह के मतलब हम फेल हो ही जाएगा। अच्छा जी, मेरा इस बारे में मेरी मेरे ये कॉन्सेप्ट है कि ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच सही है, मतलब चेक करने के लिए, लेकिन सर्टेन केसेस के अंदर ट्यूरिंग टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, मेरा इस बारे में ये कहना है। ठीक है, क्योंकि
हर केस के अंदर हो सकता है ट्यूरिंग टेस्ट पास ना हो, ठीक है, लेकिन काफी सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट पास हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप अगेन ये कह सकते हैं कि कभी ये चीजें इट डिपेंड्स के आपका सिनेरियो क्या है, उसके लिहाज से आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग टेस्ट इनफ कैपेबल या इनफ या सूटेबल अप्रोच है या नहीं है। अगेन एलिजा प्रोग्राम की बात आ गई। एलिजा प्रोग्राम बेसिकली एक साइकोथेरेपी का प्रोग्राम, बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया था जो कि जिससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, एक चैट क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम था ये। साइकोथेरेपी के जितने भी क्वेश्चंस करते थे वो उसके आंसर कर सकता था, लेकिन अगर आप साइकोथेरेपी से जैसे ही बाहर जाएंगे, आप उससे कार्डियो का कोई क्वेश्चन कर लेंगे, स्किन का कोई क्वेश्चन कर लेंगे, तो उसका आंसर वो नहीं दे सकता। तो अपनी डोमेन तो वो एक्सपर्ट है, अपनी डोमेन के अंदर तो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर रहा है, लेकिन जब उसको दूसरी डोमेन के ऊपर मैप करने की कोशिश कर रहा है तो वो पास नहीं कर पा रहा। तो अगेन जो प्रॉब्लम है हमारा जनरलाइजेशन का है, ठीक है, कि जो भी हमारे अभी तक सिस्टम्स हैं वो जनरलाइज्ड इनफ नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है और हम काम कर भी रहे, लेकिन स्टिल हम स्पेसिफिक डोमेन के अंदर तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन दूसरी डोमेन के ऊपर जाते हैं तो वो चीज फेल हो जाती है। जैसे गूगल होम, एलेक्सा, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, चैटबॉट्स जितने भी हैं, ठीक है। सर हम सारे डोमेन तो कवर कर ही नहीं सकते ना, किसी भी, चाहे वो चैट बॉक्स हो कुछ भी हो, उसके लिए तो हम सारे डोमेन तो कवर कर ही नहीं सकते तभी तो कि मैंने कोई ऐसा, बोलो बोलो बोलो, पहले कंप्लीट कर मतलब लो आप, कोई सॉरी। कोई ऐसा, अब मेरे ख्याल है नहीं बन ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, कि जब तक कोई ऐसी एडवांसमेंट ना आ जाए जो कम्प्लीटली एआई के ऊपर ही हो। लेकिन अभी ये पूरा डोमेन जब कंप्लीट ही नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको हम इसमें काउंट करेंगे। मैंने जब एजीआई की बात करी थी, मैंने यही बात तो करी थी कि हम लोग जनरलाइजेशन पे अभी तक नहीं आ सके, ठीक है। और जैसे हम सोच रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, उस तरीके से करना बहुत मुश्किल है। तो यही मसला है। नहीं, एलन ट्यूरिंग वाला टेस्ट नहीं है, ट्यूरिंग टेस्ट ये दूसरा ट्यूरिंग है। एलन ट्यूरिंग, सॉरी, एलन ट्यूरिंग वाला ही है, सॉरी, एलन ट्यूरिंग वाला ही है। और ये एलन ट्यूरिंग ने उसका मशीन्स का भी एक टेस्ट दिया था, वो ट्यूरिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, ट्यूरिंग मशीन भी जिसको कहा जाता है। तो वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है, ये इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में है। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, एक कोड टाइप लिखा हुआ है, aeronautical engineering texts do not define the goal of their field as making machines that fly so exactly like pigeons that can fool even other pigeons। तो अगर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे कि ऐसी मशीन्स जो कि पिजन्स की तरह फ्लाई कर सकती हैं और दूसरी पिजन्स को फूल कर सकती हैं, तो ये जो टेक्स्ट है ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर आपको अगेन इस पॉइंट से ये क्लियर करना मकसद है कि ट्यूरिंग टेस्ट सर्टेन केसेस के अंदर तो आपको सॉल्यूशन मतलब आपके लिए अप्रोप्रिएट है, चॉइस है, लेकिन अगेन सर्टेन सिचुएशंस के अंदर अप्रोप्रिएट चॉइस नहीं है। ऑटो पायलट सिस्टम एआई बेस्ड होते हैं, उसमें इंटेलिजेंस होती है, वो ह्यूमिडिटी लेवल और इस तरीके से एयर प्रेशर इस तरह की चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसकी बेस के ऊपर वो अपनी रेंज को कर रहे होते हैं अपडेट। सर मेरा एक तो सवाल है। जी पूछें। सर जो अभी आपने रेंज की बात की, ये जो अपनी रेंज खुद ब खुद सेट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमिडिटी लेवल एंड टेम्परेचर लेवल, सर जो वो जो चीज़ें होती हैं, जो रेंजेस होती है, वो भी हम खुद देते हैं या वो अपनी तरफ से खुद डिसीजन लेते हैं? क्वेश्चन एक दफा रिपीट करो, असल में थोड़ी सी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। जी सर। सर जैसे अभी आपने बात की कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमिडिटी लेवल, टेम्परेचर लेवल, जो एआई मशीन्स होती है वो खुद ही जो है अपनी रेंजेस को सेट कर देती है, राइट? तो बिल्कुल। सर ये जो रेंजेस है, ये ह्यूमन गिवन होती है या हम देते हैं या वो खुद ही डिसीजंस लेती है? इसके लिए इसका क्योंकि मैं कभी पायलट सिस्टम के अंदर कभी मैंने इतना कुछ इन डेप्थ स्टडी किया नहीं है, मेरे ख्याल से वो जो ऑटो पायलट सिस्टम शुरू में होता था वो तो ये होता था कि जब आप एक सर्टेन एयर मतलब एक हाइट पे पहुंच जाते थे तो आप ऑटो पायलट सिस्टम ऑन कर देते थे। ऑटो पायलट सिस्टम स्टार्टिंग में तो ये काम करता था खाली कि आपके उस लेवल के ऊपर ही मेंटेन करके आपका
ट्रेन चलता रहेगा, ठीक है। यानी अगर लॉन्ग रूट है तो उसमें आपका जो पायलट होता था कुछ टाइम के बाद उसको ऑटो पायलट पे लगा के रिलैक्स होके फिर बैठ के मतलब ऑब्जर्व, वो जाहिर सी बातें कर रहा होता था, जो एयर टावर वगैरह से उसका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हुआ हुआ होता था, लेकिन हैंडलिंग वो खुद नहीं कर रहा होता था। उस हैंडलिंग को जो आपका प्लेन था वो खुद ऑटो एडजस्ट कर रहा होता था। लेकिन अगर उसको जो एआई अगर बेस ऑटो पायलट सिस्टम है, ठीक है, तो एआई सिस्टम बेस में ये होगा कि वो जो भी पायलट होगा या डिफरेंट पायलट्स के डाटा के ऊपर उसको ट्रेन कराया जाएगा, ठीक है। जिस इसके ऊपर ऐसे काम हो भी रहा है कि टेक ऑफ के लिए ट्रेनिंग, लैंडिंग के लिए ट्रेनिंग के ऊपर उसको काम कराया जा रहा है, और इसी तरीके की डिफरेंट चीजों के ऊपर उसको ट्रेन कराया जा रहा है मॉडल्स को, ठीक है। इसके लिए मॉडल्स बनाए भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से इस चीज शायद कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेबल अभी तक नहीं हुई है। ये टेस्टिंग फेज के अंदर है, बीटा फेज के अंदर कह सकते हैं आप इसको। बाकी ये जो मेंटेन एक सर्टेन लेवल मेंटेन करने वाली चीज है, इसको भी एक तरीके की आप हार्डवेयर लेवल पे इंटेलिजेंस कह सकते हैं, और वो इम्प्लीमेंट अलबत्ता सेंसर्स की हेल्प से हो चुकी है। और वो ऑब्वियसली एक सर्टेन लेवल पे जाके ह्यूमन सी मेरे ख्याल से वो पायलट होता है, वो पायलट ही उसको सेट करता होगा, तो उसके हिसाब से वो काम करता है। हाँ, ड्रोन्स के ऊपर ऑब्वियसली काम हो रहा है, तो ड्रोन्स तो लेकिन इतने बड़े हैं ही नहीं ना कि बहुत सारे प्लेन है उस तरीके से काम कर सकें। ड्रोन तो भी मैक्सिमम ड्रोन टैक्सी आई है, वो भी दुबई के अंदर। हाँ, तो वो उसमें लेकिन भी सर दो एक पर्सन से मैंने जो ऊपर है बैठ वो नहीं सकते। टेक्नोलॉजी मैंने एक जो है वो टेक्नोलॉजी देखी थी नेट के ऊपर कि ड्रोन्स हवा में गए, हमने कोई भी अगर जो है वो वर्ड बोला ना माइक पे, तो वो उस तरह का जो है वो पैटर्न अपनी लाइट्स ऑन करके बना देते हैं। वो किस तरह होता है? वो उसकी उन्होंने जो मेरे ख्याल चाइना वगैरह के अंदर ये हुआ था, उसका उन्होंने ड्रोन का शो भी किया था, एयर शो सॉर्ट ऑफ। तो उसकी वो ट्रेनिंग उन्होंने वैसे करी थी। तो उस जो उसका जो वो है ड्रोन्स हैं, उनका बेसिकली एक तरीके से स्वार्म बनाया था। स्वार्म क्या कहते हैं कि होता है एक तरीके से कह लें आप, एक झुंड कह लें आप, बना दिया उनका, ठीक है। और जो आपस में उनकी कम्युनिकेशन करवा दी कि एक ड्रोन को पता है कि मेरे बराबर में दो ड्रोन और उड़ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आपस में मैसेज पासिंग के थ्रू ये काम कर रहे होंगे, या मैसेज मैसेज पासिंग के अलावा भी और भी मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू ये काम हो सकता है। मैसेज मैसेज पासिंग इज वन ऑफ द बेसिक्स, ठीक है। कि आप जो आपके मल्टी एजेंट सिस्टम होते हैं, वो बेसिकली ऐसे ही काम करते हैं कि आपके एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल आपके पास एजेंट्स होते हैं या मल्टीपल आपके पास रोबोट्स होते हैं, और वो आपस में कोलैबोरेट करके, जिस तरह हम ह्यूमंस एक सोसाइटी के अंदर काम करते हैं, वैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम भी वो वैसे ही काम कर रहा होता है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है मल्टी एजेंट सिस्टम्स की। उसके ऊपर उन्हें कोलैबोरेट आपस में वो इंटरेक्शन कर रहे होंगे, मैसेज पासिंग कर रहे होंगे, और जब मैसेज आ जाता होगा कि भाई ये पैटर्न बना है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर एक्शंस अपने चेंज करते होंगे। एक्शंस के ऊपर ऑब्वियसली उनके ऊपर ट्रेनिंग किया होगा, और बाकी तो ड्रोन का वो लाइट्स का की वजह से वो पैटर्न आपको नजर आता है। बाकी हार्डवेयर लेवल के ऊपर तो वो कोड्स ही होंगे। क्लियर है? अच्छा जी। अगेन जो अभी तक एआई रिसर्च से हम लोग लर्न कर सके हैं, जितने भी ऐसे टास्क हैं जो कि क्लियरली डिफाइंड होते हैं, उसको वो तो हमारे लिए इजीली अचीवेबल हैं। लेकिन ऐसे टास्क जो कॉम्प्लेक्स हैं, मेसी हैं, एम्बिगुअस हैं, उनको अचीव करने में अभी भी हमें काम करने की जरूरत है। इसी तरीके से एडेप्टेशन, सेल्फ इवेल्युएशन, क्रिएटिविटी के ऊपर अभी तक एआई सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर सके हैं। और इसके ये एक ओपन एरिया है जिसके ऊपर काम हो रहा है और काम हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली चैलेंजेस ओपन है और उसके ऊपर काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक क्राउड है, उसमें से आप फॉर एग्जांपल रिकग्नाइज करना है मेरी ग्रैंड मदर कहाँ है, ठीक है। तो ये टास्क जो है ये काफी कॉम्प्लेक्स टास्क था इसलिए बोल रहा हूँ कि अब ये रिसेंटली बिफोर 1 ईयर या मेरे ख्याल से 1 साल या उससे कुछ कम महीने पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है कंप्यूटर विजन की हेल्प से, कि अगर क्राउड है तो उसके बीच में क्राउड के फेसेस डिटेक्ट करके पता चल जाए कि कौन सा बंदा कौन है और क्या क्या है। तो अब ये टास्क कॉम्प्लेक्स इतना नहीं रहा, लेकिन अगेन जब स्टार्टिंग के अंदर ये टास्क कॉम्प्लेक्स था, इसी तरीके से और बहुत सारे टास्क हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं,
अपनी डोमेन के लिहाज से सेल्फ ड्राइविंग कार है, ड्राइविंग अराउंड द सिटी है। इसी तरीके से डायनेमिक कंडीशंस आ जाती हैं, पाथ रिकैलकुलेट करना, स्केड्यूल करना उसको डायनेमिकली रियल टाइम के अंदर, इस टाइप की चीजें, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है। और इनको सॉल्व करना, तो ये प्रॉब्लम्स अभी तक एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है। सर जी, सर आपने ट्यूरिंग मशीन का जिक्र किया था, तो ट्यूरिंग टेस्ट जो की ये बात की थी, ट्यूरिंग टेस्ट की हाँ बात की, ट्यूरिंग मशीन का वो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, तो किया था, आप पूछे, आप हाँ उसके बारे में। उसमें वो नाम आया था कि ये ट्यूरिंग मशीन मैथमेटिकल मॉडल है, ये बताता है कि कंप्यूटर क्या कंप्यूट कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल तो ये जो मॉडल है ये एआई सिस्टम्स पे लागू नहीं होता क्या? नहीं, वो जो है वो कंप्यूटेशन के पर्सपेक्टिव में है, इसलिए उसको वो वाला जो मॉडल है, जो एलन ट्यूरिंग का ट्यूरिंग टेस्ट कहलाता है, वो टेस्ट है मेमोरी के ऊपर, ठीक है। और उसको हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर हो जिसकी अनलिमिटेड मेमोरी हो, तो क्या हम उससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो उसके ऊपर जो हो मशीन लाया कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं हाँ भाई ये ट्यूरिंग टेस्ट पास करती है, ट्यूरिंग टेस्ट नहीं पास करती। तो यहाँ पे जो लेकिन है वो इंटेलिजेंस के परस्पेक्टिव में है। वो जो वहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो इंटेलिजेंस के परस्पेक्टिव में नहीं है, वो मेमोरी के परस्पेक्टिव में है, ठीक है। तो मेमोरी एक अलग चीज कंट्रास्ट है, और इंटेलिजेंस एक अलग कंट्रास्ट है दोनों कंप्यूटेशन के अंदर, मतलब अम्ब्रेला के अंदर ही है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो उसके ऊपर मैप मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। क्लियर है? सर गूगल आपकी जो कीवर्ड सर्चिंग करता है वो जी मतलब आपके टॉप जो मैच करने वाली चीज है, जैसे आपने कोई भी एक कीवर्ड लिखा, वो उसको जो टॉप मैच करने वाली चीज है उसको टॉप ऑफ द टॉप दिखाता है, लेकिन उससे बिल्कुल रिलेटेड सर्च उसके बाद पीछे 200-300 पेजेस पड़े होते हैं। तो बिल्कुल। कहने का मुझसे ये तो एक तरह से ये भी तो डोमेन पूरा कंप्लीट कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके बैक एंड पे वो चीजें एज एन मेमोरी सेव तो नहीं है ना कि वो कह सके। हाँ, तो मेमोरी में तो सेव नहीं होता, तो सर्चिंग है ना, सर्चिंग तो अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पे उनका क्वेश्चन सर ये था कि जो मेमोरी जो हम एलन ट्यूरिंग के टेस्ट की बात करते हैं, तो वो ये कहता है कि ऐसी जो कंप्यूटेशन है हमारी, ऐसी मशीन जो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकती है, ठीक है, या अनलिमिट कोई भी उसे कंप्यूटेशन दे दी जाए तो वो सॉल्व कर सकती है। तो वो ऐसी मशीन अगर बना ली जाए तो वो कंप्यूटेशन पास करे, तो वो एलन ट्यूरिंग टेस्ट पास करती है, ठीक है। तो सही। वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन यहाँ पे हम जो कॉन्टेक्स्ट जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस का कॉन्टेक्स्ट है। तो इंटेलिजेंस मैं ये कह रहा था कि इंटेलिजेंस इज सेपरेट थिंग और कंप्यूटेशन इज हाँ सेपरेट थिंग, ठीक है। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस के अंदर भी कंप्यूटेशन तो हो रही होती है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो टारगेट प्रॉब्लम होता है वो कुछ और होता है। जबकि जो कंप्यूटेशन की साइड पे जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त टारगेट हमारा कुछ और होता है, उस वक्त हम मेमोरी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और जो आपने सर्चिंग की बात करी ना, तो सर्चिंग की बात तो वो एक कह रहे हैं आप, एक एप्लीकेशन है उसकी, कि अगर मिसाल के तौर पर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल जुनैद जमशेद, ठीक है। तो जुनैद जमशेद में वो मुझे जुनैद जमशेद की पिक्चर्स भी देगा, जुनैद जमशेद की जो उस वक्त उसने नगमे या नाते पढ़ी वो भी देगा, और जुनैद जमशेद जो उसका ब्रांड है जे डॉट, उसकी भी हो सकता है मुझे साइट दे। उसके अलावा जुनैद बिल्कुल जमशेद का काफी सारे पेजेस में जिक्र हुआ होगा, तो वो पेजेस भी लाके मुझे दे रहा होगा, ठीक है, राइट, बिल्कुल। ऐसे ही करता है। लेकिन उसके लिए उसको वो कीवर्ड मैचिंग है, या वो सर्च इंजन के परस्पेक्टिव में इंटेलिजेंस के ऊपर काम है, वो मेमोरी के ऊपर काम नहीं है, ठीक है। उसमें वो मेरे सिस्टम की मेमोरी को अलग से कहीं से यूटिलाइज नहीं कर रहा, ना वो ट्यूरिंग टेस्ट के वाली बात उसमें आ रही है कहीं से, ठीक है। सही। अच्छा, मैं एक दफा रिस्टार्ट कर लूँ लास्ट टाइम, 10 15 मिनट रह गए, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं इसको।